नमस्कार बच्चों। अब हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान के। अब हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ये लॉन्ग वीडियो रहेगा। तो भैया हमारा जो इतिहास वाला पोर्शन है, इतिहास का आपको अध्याय 1 अध्याय 2 आ रहा है। तो अध्याय 1 इतिहास बड़े किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व। इसका आपका अध्याय के खंड है ना, खंड घटना प्रक्रिया का फ्रांसीसी क्रांति वाला अध्याय। इसके हमने पुस्तक के पूरे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति वाले अध्याय के ना। अब इसके इस फ्रांसीसी क्रांति वाले अध्याय के ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षेदन में दिए गए हैं और शिवलाली गाइड में दिए गए हैं ना। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह है तो उसको आप खुद पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह ना, रीडिंग बस करना है। इसके अतिलघु उत्तर इसको मैं पूरा समझाऊंगा ना। इसमें हम अतिलघु उत्तर क्वेश्चन कर लेंगे और पूरे जितने भी आपके क्वेश्चन बन करके आते पेपर के लिए पूरे यहाँ पर हम समझ लेंगे। A to Z हम समझ लेंगे, पूरे समझ लेंगे। ये वाला पेज समझ लेंगे, ये पेज समझ लेंगे। परीक्षा दिन में मिल जाएंगे आपको, ये है ना। कहाँ मिल जाएंगे बच्चों? परीक्षा दिन में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में पूरा पढ़ा दूंगा मैं आप लोग को, पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। अपन दीर्घ उत्तरी से पढ़ना शुरू करेंगे। कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? दीर्घ उत्तरी से। दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहां पर है? देखो दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपका ये है, देखो दीर्घ उत्तरी है ना। शिवलाल की जो गाइड, शिवलाल गाइड में आपका पेज नंबर कितना है? शिवलाल गाइड में आपका पेज नंबर कितना है? शिवलाल वाली गाइड में है आपका पेज नंबर 8 है ना। कितना? पेज नंबर 8। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है आप समझ सकते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत के लिए किन्हीं उत्तरदायी 5 सामाजिक और राजनीतिक कारणों का वर्णन करो। फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में क्रांति हुई थी। क्रांति का मतलब ये होता है कि फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस की जनता भड़क गई थी और फ्रांस की जनता इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर के अपने ही राजा को मार डाला। तो भैया ऐसा क्या कारण था कि फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस की जनता ने उनके खुद के देश के राजाओं को मार डाला? तो राजा ने ऐसा कितना प्रताड़ित कर दिया था, ऐसा कितना खून चूस लिया था जनता का कि जनता ने राजा को ही मार डाली? क्या कारण था हमको ये बताना है। तो पहला सामाजिक कारण, पहला क्या है? सामाजिक कारण। देख सकते हो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का समाज प्रमुखतः 3 भागों में बटा हुआ था। जब फ्रांस देश में क्रांति हो रही थी तो वहां का समाज 3 भागों में बटा था। पहला था पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग। अब पादरी किसको बोलते? पादरी हम बोलते चर्च के जो फादर वगैरह होते हैं उनको पादरी बोलते। तो वो पादरी लोग अपनी अपनी चलाते थे। दूसरा कुलीन या अभिजात वर्ग। कुलीन या अभिजात वर्ग का मतलब ये होता है मुन्ना कि जो अपने आप को रईस समझते थे कि हम तो ऊंची जात वाले हैं, हम तो कुलीन लोग हैं। जब जनता इकट्ठी तो दीप बजाई बिल्कुल, तो सब भग गए पूरे कुलीन और पादरी। और तीसरा था भैया साधारण वर्ग। तीसरा था हमारा साधारण वर्ग। प्रथम वर्ग में लगभग 1,30,000 पादरी थे। पादरी वर्ग में 1,30,000 पादरी थे। कितने पादरी थे? 1,30,000 पादरी थे। दूसरे कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग में कितने भैया? 21, 22, 1, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख कुलीन लोग थे। पादरी कितने थे? 1,30,000 पादरी थे और कुलीन कितने थे? 4 लाख कुलीन थे। और ये कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग दोनों को दोनों मिल करके भैया साधारण वर्ग वाले को परेशान करते थे। ये दोनों वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे, इन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। शासन के उच्च पद, शासन के जितने भी उच्च पद होते, कलेक्टर हो गया, जज का पद हो गया, पूरे के पूरे पद में, सेना के उच्च पद में प्रायः इसी वर्ग की नियुक्ति की जाती थी। फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग, मतलब कुल भूमि का 40% भाग पर इन दोनों वर्गों ने कब्जा कर लिया था। पादरी वर्ग ने और कुलीन वर्ग ने फ्रांस के 100 में से 40% भाग पर कब्जा कर लिया था। कुलीन वर्ग मुख्यतः लाभपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। कुलीन वर्ग था भैया आराम से यासी करके खाते पीते थे, हाथ से काम करने से दोनों ही घृणा करते थे। पादरी लोग भी हाथ से काम नहीं करते थे, नौकर रखते थे, और कुलीन लोग भी नहीं करते थे।
संपूर्ण जनसंख्या का 5% वाले इस वर्ग, मतलब कि 100 लोग हैं, 100% में से 5% कुलीन और पादरी थे। पूरे 100% में से मात्र 5% कुलीन और पादरी लोग थे। तो 100% में से 5% लोग अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं भैया, 40% जमीन पे कब्जे करके रख लिए और अपने आप को तोपची समझ रहे हैं कि हमें तो कोई नहीं है। और बाकी जो बेचारी 95% गरीब जनसंख्या थी, जो बेचारे 95% गरीब किसान थे, 95% है ना, 95% की जो गरीब जनसंख्या थी है ना, उनको भैया बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है। तो आगे चलकर क्रांति के रूप में फूटना स्वाभाविक था। अब भैया 100 में से 5% लोग अपनी हुकूमत चला रहे हैं और 95% जनसंख्या को भैया परेशान कर रहे हैं। तो भैया स्वाभाविक सी बात है, 95% जनसंख्या को गुस्सा आया और उन्होंने राजा महाराजा की बिल्कुल धज्जी उड़ा दी, पादरी को बिल्कुल पदा पदा के भगा दिए बिल्कुल, और जितने भी कुलीन लोग थे, कुलीन लोग की भी धज्जी उड़ा दी बिल्कुल। ऐसी कंडीशन हुई। अब देखो, कुलीनों के अतिरिक्त अन्य विशेषाधिकार वर्ग पादरियों का था। कुलीन के है ना, पादरी का था। ये वर्ग कुलीनों से अधिक प्रभावशाली था। पादरी लोग को भैया कुलीनों से अधिक प्रभावशाली बना दिए। चर्च की विशाल संपत्ति, चर्च में जितना भी पैसा आएगा पूरा का पूरा पादरी लोग उपभोग करते थे। अनुमान था चर्च के पास देश की भूमि का लगभग 5वां भाग था। चर्च के पास देश की भूमि का 5वां भाग था, जिससे बड़ी आमदनी होती थी। इस धनराशि का उपभोग पादरी धार्मिक कार्यों में ना करके अपने ऐशो आराम में करते थे। अब ये चर्च में पैसा आ रहा था तो भैया मंदिर का पैसा मंदिर में लगाना चाहिए, लेकिन पादरी लोग मंदिर में पैसा नहीं, चर्च में पैसा नहीं लगाते थे, बल्कि अपने ऐशो आराम में करते थे। इसी कारण जनता का माथा सरका, और जनता का माथा सरकार जब पजाई करी जनता ने राजा महाराजा की बिल्कुल, तो सबकी अकल ठिकाने ला दी, क्रांति कर दी। अगला है भैया राजनीतिक कारण। अगला क्या है? राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या था? पहला राजा की निरंकुशता। पहला कारण क्या है? राजा की निरंकुशता। फ्रांस का शासक लुई 16वां, जो लुई 16वां था, लुई 16वां, अरे लुई 16वां फ्रांस का राजा था। फ्रांस का शासक लुई 16वां एक निरंकुश शासक था, किसी की नहीं सुनता था, सारा बिल्कुल चपड़ गंजू था, किसी की बात नहीं मानता था, बेजिद्दी, बुद्धिहीन और सरकारी कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाला था। कौन? फ्रांस का राजा सरकारी कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाला था। शासन के कार्यों में उसका मन नहीं लगता था, उसका मन पता नहीं कहां दारू पीने में लगता था, शासन कार्यों में मन नहीं लगता था। शासन की समस्त शक्ति राजा में केंद्रित थी। वह देवी अधिकारों में आस्था रखता था। वो भैया 56 दीवार, भूत चुड़ैल वगैरह जितने भी जो देवी एवी होती है ना, देवी अधिकार, उन लोग का पता नहीं कहां का ईसाई पादरी है ना, सब इसके धर्म में विश्वास करने वाला, मतलब कि वो अंधविश्वासी था। कौन? लुई 16वां। तो जनता ने जब पढ़ाई करी तो इस लुई 16वां का बिल्कुल 17वां कर दी उसको, है ना। दूसरा, राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन को न बुलाना। 1614 के पश्चात, कब के पश्चात? 1614 के पश्चात से राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। अभी अधिवेशन नहीं बुला रहा था, परिणाम स्वरूप राजा की निरंकुशता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। राज्य कर्मचारियों की निरंकुशता। राजा ही अकेला निरंकुश नहीं था, बल्कि उसके जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी कर्म पात्र को प्रजा में दमन और शोषण की पूरी छूट दे रखी थी। कोई भी आता था भैया और आकर के जनता को परेशान करता था। अब तुम घर पर बैठे, उधर से कोई सैनिक आया और भैया तुम्हारी लुगाई को उठा के लेके चला गया, तो भैया इस प्रकार की कंडीशन होती थी। बाकी जितने भी जो मतलब कि राजा महाराजा लोग थे, वो लोग क्या करते थे? वो सिंपल सी बात यहाँ पर थी, कोई निरंकुश था ही नहीं, पूरी छूट दे दिए, प्रजा का दमन और शोषण करते थे। कोई भी कृपा पात्र कर्मचारी राजा की मुद्रा वाले पत्रक की सहायता से किसी व्यक्ति को बंदी बना सकता था। जब चाहे मन आए किसी को भी बंदी बना लिए, किसी को भी उठा ली, कच्छू भी कर लाए, जनता को परेशान कर डाले। जनता को गुस्सा आएगी ना, जनता को गुस्सा आई तो राजा को जब जमाई चपाता मार डाली जनता ने राजा को। लुई 16वां की पुंगी बच गई। तो लुई 16वां की क्या बच गई? पुंगी बच गई, है ना। इस प्रकार नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। अगला, सेना में असंतोष। राजा सैनिकों को बहुत कम वेतन देता था। जितने भी सैनिक लोग थे उन लोग को पेमेंट कम देता था। वे उससे जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे। सेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर न होकर के जो इंसान राजा की चापलूसी करते थे उन लोग को भैया सेना का अध्यक्ष बनाया जाता था। कुछ सैनिक पद बेच भी दिए जाते थे। सेना राजा से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सेना ने भी राजा की बिल्कुल धज्जी मचा के रख दी। अगला है तुम्हारा, अगला यहाँ पर क्या है? अव्यवस्थित शासन। अगला है अव्यवस्थित शासन। फ्रांस की शासन व्यवस्था पूर्णतः भ्रष्ट और अव्यवस्थित और दोषपूर्ण थी।
शासन अव्यवस्थित हो गया था, पूरा का पूरा चौपट हो गया था। राज्य के पद की योग्यता और कुशलता के आधार पर प्रदान न किए जाकर नीलामी द्वारा कुलीन, सामंत और राजा के कृपा पात्रों को प्रदान कर दिए। पदाधिकारियों को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। वे जन कल्याण की ओर ध्यान देने की अपेक्षा अपने खुद के हितों पर ध्यान देते थे। स्थानीय शासन जैसी कोई चीज नहीं थी। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा बेटा।